हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। These are the drugs that reduce the muscle tone either by acting up peripherally at the neuromuscular junction or centrally in the cerebrospinal axis to reduce muscle tone or cause paralysis. तो skeletal muscle relaxants वो ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी की मसल टोन को डिक्रीज करती हैं, मतलब मसल को रिलैक्स कर रही हैं। अब इनका एक्शन जो है बॉडी में दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज पेरिफेरली, बॉडी में पेरिफेरली एक्ट करती हैं, और सेकंड इज सेंट्रली। इसका जो एक्शन रहता है वो रहता है सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे। तो जो ड्रग पेरिफेरली एक्ट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, और जो ड्रग सेंट्रली एक्ट करती हैं उनका जो मेन फंक्शन रहता है टू रिड्यूस द मसल टोन और कॉज अ पैरालिसिस। So, neuromuscular blocking agents are used primarily in conjunction with general anesthetic to provide the muscle relaxation for surgery, while centrally acting muscle relaxants are used mainly for painful muscle spasm. तो जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं उनका जो मेन फंक्शन रहता है वो ये है कि वो जनरल एनेस्थेटिक के साथ में उन्हें दिया जाता है, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो एज अ एडजुवेंट यूज करते हैं कि ये उसकी जो ड्रग होती है उसका एक्शन रहता है उसको एनहांस करते हैं, बॉडी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है। और सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं उनको यूज करते हैं पेनफुल मसल स्पाज में, जब मसल पेन होता है उस कंडीशन में यूज करते हैं। तो ये था सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। इसको टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, फर्स्ट इज पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, और सेकंड होता है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके एक्शन जो रहता है पेरिफेरी पे भी होता है और सेंट्रली भी होता है। तो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसको भी दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स एंड डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स को हम कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी कहते हैं। इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसे। फर्स्ट इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, इसमें आता है डी ट्यूबरक्लानिन, पेनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरियम एंड पेपिक्यूरियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग, इनका जो एक्शन रहता है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। ठीक है, तो ये ड्रग्स होती हैं बीक्यूरोनियम, एट्राक्यूरेनियम, सिस्टाक्यूरेनियम, रोक्यूरोनियम एंड रापाक्यूरेनियम। थर्ड आता है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स का जो एक्शन रहता है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। इसमें ड्रग आती है मीवाक्यूरेनियम। तो ये था नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। इसमें ड्रग्स आती हैं सक्सिनाइल कोलिन, सक्सामिथोनियम भी बोलते हैं इसे, एंड सेकंड इज डीकामिथोनियम। ओके। अब जो फर्स्ट था ये था न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हो गए। सेकंड कैटेगरी में डिवाइड किया है वो है डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। इसमें ड्रग्स हैं डेंट्रोलिन एंड सोडियम क्विनिन। तो ये थे पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। सेकंड कैटेगरी आती है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। इसमें ड्रग्स हैं डायजेपाम, बैक्लोफेन, मिफेंसिन एंड टेजाडिन। तो इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। अब इसके बारे में डिटेल में लेंगे तो फर्स्ट आता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ओके, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो हैं जो पेरिफेरली एक्ट कर रहे हैं बॉडी में। इसमें फर्स्ट कैटेगरी आती है कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट। तो इसमें क्यूरेल was used by the South American Indian as an arrow poison for the hunting wild animal because curare paralyze the animal। सबसे मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग रहती है वो रहती है क्यूरेल। ठीक है, सबसे पहले इसे यूज किया गया था क्यूरेल का साउथ अमेरिका में। इसको यूज करते थे एज अ एरो पॉइजन फॉर हंटिंग द वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स को मारने के लिए इनका यूज करते थे क्यूरेल का, क्योंकि क्या करती थी क्यूरेल एनिमल को पैरालाइज कर देती थी, उसके मसल को पैरालाइज कर देती थी। लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद जो पता चला कि एक्टिव प्रिंसिपल जो है क्यूरेर का वो है ट्यूबरकुलिन वाज आइडेंटिफाइड। तो ट्यूबरकुलिन को बाद में एज अ मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज किया जाने लगा। का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर bind to nicotinic receptor on the motor end plate and block the action of acetylcholine by competitive blockade। अब इनका जो मेन एक्शन रहता है, इसे ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में क्या है, ये न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होते हैं इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और ये मसल एंड प्लेट है जिस पर रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर जो है इन्हें बोल रहे हैं, ये है निकोटिनिक रिसेप्टर, जिसपे एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करता है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है।
ओके तो एसिटाइलकोलिन आके साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज हुआ और वो अपने निकोटिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। लेकिन क्या होता है, डी ट्यूबरक्लोइन ड्रग जो होती है ये क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के बाइंडिंग को ब्लॉक कर देती है। मतलब एसिटाइलकोलिन को ये रिसेप्टर से आके बाइंड नहीं होने देती है, जिससे क्या होता है, मसल में फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, मसल्स जो है वो रिलैक्स कर जाती हैं। तो सिंपल इसका मैकेनिज्म एक्शन है, इसलिए इसे कम्पिटिटिव ब्लॉकर भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्या रहता है, ये जो एक्शन है वो फर्दर प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे लिखा है दीज कंपाउंड्स स्लोली डिसोशिएट फ्रॉम द रिसेप्टर एंड ट्रांसमिशन इज ग्रेजुअली रिस्टोर्ड। क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये थोड़े टाइम के बाद अपने आप डिसोशिएट हो जाते हैं, और जो ट्रांसमिशन होता है मतलब बाइंडिंग जो हो रही है एसिटाइलकोलिन की, कुछ टाइम के बाद अपने आप ये प्रोसेस जो रहती है वो नॉर्मल हो जाती है। इसलिए बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, और एक कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स भी कहलाता है डी ट्यूबरक्लोइन। ओके तो सिंपल अगर हम देखें इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को इनहिबिट करते हैं टू द निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट आता है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसका एक्शन फर्स्ट इज स्केलेटल मसल पे क्या एक्शन है, ऑन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्यूबरक्लोइन इनिशियली कॉज मस्कुलर वीकनेस फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस। अगर इसे हम पेरेंटली देते हैं, आईवी के थ्रू देते हैं, आईएम देते हैं, तो ट्यूबरक्लोइन क्या करती है, मसल वीकनेस, ठीक है, मसल्स को वीक कर देती है, और फॉलोड बाय कुछ टाइम बाद से फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल पैरालाइज भी हो सकती है। स्मॉल मसल्स ऑफ आईज, इसका जो सीक्वेंस दे रखा है, सबसे पहले स्मॉल मसल्स ऑफ आईज एंड फिंगर्स आर द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। सबसे पहले आईज की मसल्स एंड फिंगर की मसल्स अफेक्टेड होती हैं, देन फॉलोड बाय दोज ऑफ लिम्स, नेक एंड ट्रंक, later than intercostal muscles and finally a diaphragm are paralyzed। तो ये सीक्वेंस है कि सबसे पहले आईज और फिंगर्स की मसल पैरालाइज होती हैं, देन लिम्ब, नेक एंड ट्रंक की मसल्स पैरालाइज होती हैं, एंड देन डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स पैरालाइज होते हैं, जिससे रेस्पिरेशन भी स्टॉप हो जाता है। कॉन्शियसनेस इज नॉट अफेक्टेड थ्रू आउट, इसमें कॉन्शियसनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड आता है हिस्टामिन। हिस्टामिन पे इफेक्ट देखें, हिस्टामिन का रिलीज, ट्यूबरक्लोइन कैन कॉज अ हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल लीडिंग टू ब्रोंकोस्पाज्म। ट्यूबरक्लोइन क्या करता है, मास्ट सेल से हिस्टामिन के रिलीज को एनहांस करता है। अब जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म करता है, मतलब ब्रोंकी में मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इंक्रीज ट्रैकियोब्रोंकियल एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मतलब ट्रैकियोब्रोंकियल मतलब ब्रोंकी में जो कॉन्ट्रैक्शन है, स्पाज्म है, वो बढ़ जाता है, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी एनहांस करता है। तो ये थे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, क्योंकि अगर इसे लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे तो ये रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, जिससे एपोनिया भी हो सकता है। एपोनिया मींस लॉस ऑफ ब्रीदिंग। सेकंड इज हाइपोटेंशन, बीपी भी डिक्रीज हो जाता है। एंड थर्ड इज फ्लशिंग एंड ब्रोंकोस्पाज्म ड्यू टू हिस्टामिन, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है इसलिए ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन होती है, मतलब ब्रोंकी में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स और कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, जिसकी ड्रग है सक्सिनाइलकोलिन, आल्सो कॉल्ड एज सक्सामिथोनियम। इट इज अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, क्योंकि इसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं अमोनियम के, इसलिए इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलकोलिन ज्वाइन टुगेदर। जब हम 2 मॉलिक्यूल एसिटाइलकोलिन के आपस में ज्वाइन कर देंगे तब जो स्ट्रक्चर है बनता है, तो उसका सेम स्ट्रक्चर जो है सक्सिनाइलकोलिन की तरह होता है, क्योंकि उसमें भी 4 मॉलिक्यूल रहते हैं अमोनियम कंपाउंड के। ओके नेक्स्ट इज इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा डिफरेंट है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर से। The neuromuscular effect of succinylcholine are like those of acetylcholine। इसका सेम इफेक्ट जो रहता है acetylcholine की तरह ही है। Succinylcholine react with the nicotine receptor and depolarize the skeletal muscle membrane, but unlike the acetylcholine, it destroy very slowly by pseudocholinesterase। सिंपल, इसमें क्या रहता है, जैसे डी ट्यूबरक्लोइन थी तो वो क्या कर रही थी, acetylcholine की बाइंडिंग को इनहिबिट कर रही थी निकोटिनिक रिसेप्टर से। लेकिन सक्सिनाइलकोलिन क्या करती है, इसका जो सेम एक्शन रहता है बिल्कुल एसिटाइलकोलिन की तरह रहता है, मतलब एसिटाइलकोलिन क्या करती है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है। तो सिमिलरली क्या है, जब सक्सिनाइलकोलिन जो है जब निकोटिन रिसेप्टर से आके बाइंड करेगी तो क्या करेगी, मसल में कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ठीक है, डीपोलराइज है, ठीक है, डीपोलराइज होगा मतलब मसल जो है डीपोलराइज हो जाएगी। ठीक है, मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। Thus, continued presence of the drug cause persistent depolarization resulting in flaccid paralysis। जब लॉन्ग टाइम तक सक्सिनाइलकोलिन जो है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगी और एक लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन एक थ्रेशोल्ड का पॉइंट आ जाएगा कि उसके बाद फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगी सेल मसल्स की, मतलब सेल मसल जो है वो रिलैक्स कर जाएगी।
सिंपल अगर हम ये देखें तो इसमें क्या रहता है कि सक्सेनाइलकोलिन जो है वो निकोटिन रिसेप्टर से लॉन्ग टाइम तक बाइंड करती है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि उसके बाद फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है, तो मसल क्या हो जाती है उसके बाद रिलैक्स हो जाती है एंड देन मसल जो है पैरालिसिस हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द फेज 1 ब्लॉक, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है, इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसमें शो किया है। सक्सेनाइलकोलिन जो है वो निकोटिन मसल रिसेप्टर पे बाइंड करी, मसल एंड प्लेट की निकोटिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगी। देन क्या होगा, जैसे बाइंड करेगी तो क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज कर जाएगी, ठीक है, क्लिनिकली फैसिकुलेशंस होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देन परसिस्टेंट डिप्रेशन, बहुत लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक ड्रग उस पर बाइंड रहेगी तो लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट जिसे बोलते हैं, उसके बाद मसल जो है वो पैरालाइज कर जाएगी। तो इस तरीके से आता है फ्लैसिड पैरालिसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड फेज 1 ब्लॉक। तो इस तरीके से सक्सेनाइलकोलिन जो है वो वर्क करती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डीप ट्यूबरकुलिन की बात करें, डीप ट्यूबरकुलिन क्या कर रही थी, एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को ही इनहिबिट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बाइंड करती है, एसिटाइलकोलिन की तरह एक्शन करती है, लेकिन फर्दर कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें इनहिबिट हो जाएगा और मसल जो है वो पैरालाइज हो जाएगी। ओके, इसके बाद आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सक्सेनाइलकोलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स का ऑन इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज वेरी रैपिड विद इन 1 मिनट, इसका एक्शन बहुत फास्ट रहता है, विद इन 1 मिनट इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल ट्रांजिएंट मस्कुलर फैसिकुलेशंस एंड ट्विचिंग, मोस्टली इन चेस्ट, फैसिकुलेशंस एंड ट्विचिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है एकदम से, फैसिकुलेशंस एंड ट्विचिंग मसल जो है ट्विच करती है चेस्ट एंड एब्डोमिनल रीजन में, आर फॉलोड बाय स्केलेटल मसल पैरालिसिस, मतलब मोस्टली चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन की जो मसल्स रहती हैं इससे अफेक्टेड रहती हैं एंड देन मसल पैरालाइज हो जाती है। सेकंड है सीवीएस, सीवीएस पे हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। यूज ऑफ पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंस के यूजेस क्या है, फर्स्ट इज एडजुवेंट टू एनेस्थेशिया, जैसा कि बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि जनरल एनेस्थेशिया के साथ भी इसको एज एडजुवेंट यूज करते हैं, क्योंकि इसका वर्क जो रहता है वो मसल को रिलैक्स करना होता है। सेकेंड इज इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एसएमआरआईज प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम कन्वर्जन्स, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं ये कन्वर्जन्स से भी प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब क्योंकि बॉडी को रिलैक्स कर रही है, मसल्स को रिलैक्स कर रही है, इसलिए कन्वर्जन से भी एज अ एंटी कन्वर्जन ड्रग की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन स्पास्टिक डिसऑर्डर, मतलब कि पेनफुल स्पाज्म होता है, मसल स्पाज्म हो रहा है, मसल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इन ड्रग्स को यूज किया जाता है। ओके तो ये था हमारा पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। दीज आर द ड्रग्स एक्ट ऑन हायर सेंटर्स एंड कॉज अ मसल रिलैक्सेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये ड्रग्स जो है वो सेंट्रली एक्ट करती है, मतलब ब्रेन पे एक्ट करती है हमारे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये मसल रिलैक्सेशन कर रही है विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस लॉस नहीं रहती है लेकिन मसल रिलैक्स हो जाती है। दे ऑल्सो हैव, लेकिन इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टी रहती है। ओके क्लासिफिकेशन देखें इसका, तो फर्स्ट कैटेगरी आती है मिफेंसिन कंजेना, इसमें ड्रग्स हैं मिफेंसिन, कैरिस्प्रोडोल, सॉरी हाँ मिफेंसिन, कैरिस्प्रोडोल, क्लोरजॉक्साजोन, क्लोरमिजानोन एंड मेथोकार्बामोल। सेकेंड कैटेगरी है बेंजोडाइजिपीन, इसमें ड्रग आती हैं डाइजिपाम एंड अदर्स। थर्ड इज गाबामाइमेटिक, जिसका एक्शन गाबा की तरह रहता है, तो उसमें ड्रग है बैक्लोफेन एंड थायोकॉल्क्यूसाइड। एंड फोर्थ इज सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में उसके एक्शन को बढ़ाते हैं, एगोनिस्ट है टिजानिडिन। ओके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट डिप्रेस द स्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, दीज रिफ्लेक्सेस मेंटेन द मसल टोन, बाय डिप्रेसिंग these spinal reflexes centrally acting muscle relaxant reduce the muscle tone। तो मेनली जो इनका एक्शन रहता है वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस पे रहता है, मतलब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है, तो क्या करते हैं जब हमारा मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्स ही नहीं आएगा, मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो क्या फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फर्दर हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन होगा, मसल वर्क करेगी नहीं करेगी। तो इसका जो मेन एक्शन जो रहता है वो सेंट्रली रहता है कि ये डिप्रेस कर देती है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को, मतलब वही है कि मैसेज को ट्रांसफर नहीं होने देती एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, जब फर्दर रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे तो मसल भी फर्दर वर्क नहीं करेगी, जिससे मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका एक्शन रहता है, ठीक है, रिड्यूस द मसल टोन। उसमें फर्स्ट ड्रग आती है डायजिपाम, जो कैटेगरी है बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी की, ठीक है, मैंने
पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है डायजेपम के बारे में, ठीक है। हैज अ एंटी स्पास्टिक एक्टिविटी, इट कैन बी यूज्ड इन रिलीविंग द मसल स्पास। सेकेंड आती है बैक्लोपेन, इज एन एनालॉग ऑफ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। ये गाबा का एनालॉग होता है, मतलब इसका एक्शन जो रहता है वो गाबा की तरह रहता है। तो गाबा क्या करता है, क्लोराइड चैनल को ओपन करके मसल को रिलैक्स करवाता है, तो वही सेम एक्शन रहता है इसका। गाबा एगोनिस्ट है ये। एंड नेक्स्ट ड्रग आती है मिफेंसिन। मिफेंसिन इज नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट, क्योंकि साइड इफेक्ट ज्यादा है। ए नंबर ऑफ रिलेटेड ड्रग्स लाइक ए कैरिस्प्रोडोल, मीथाकार्बामोल, फ्लोजोक्साजोन आर यूज्ड इन एक्यूट मसल स्पाज कॉज्ड बाय लोकल ट्रॉमा। तो सिंपल जो लोकल ट्रॉमा, छोटी मोटी चोट लग जाने से, ट्रॉमा हो जाने से जो मसल स्पाज्म होता है, मतलब मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे पेन होता है, तो उस कंडीशन में इन ड्रग्स को यूज किया जाता है। ऑल ऑफ देम आल्सो कॉज सेडेशन, क्योंकि ये ड्रग जो है वो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है, तो इसलिए इनसे सेडेशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। फर्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। जितने भी मसल्स से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, ड्रग्स को यूज करते हैं, लाइक मसल स्ट्रेन, स्प्रेन, लो बैक एक, डिसलोकेशन, ठीक है, बोन का डिसलोकेशन हो जाता है, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, फिब्रोसाइटिस, ठीक है। जो फिब्रोसाइटिस इज दैट लाइनिंग, जो जॉइंट्स की जो लाइनिंग रहती है, मस्कुलर लाइनिंग रहती है, उनमें जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे बोलते हैं फिब्रोसाइटिस। ऑल कॉज अ पेनफुल मसल स्पाज्म। मसल रिलैक्सेंट्स आर यूज्ड विद एनाल्जेसिक इन दीज कंडीशन। तो इस कंडीशन में साथ में एनाल्जेसिक्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, फॉर मोर इफेक्ट के लिए। सेकेंड इज टिटेनस। टिटेनस में डायजेपम यूज करते हैं, इज गिवन एज आईवी। थर्ड इज ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स लाइक फ्रैक्चर्स रिडक्शन, फ्रैक्चर्स वगैरह के केस में, ठीक है, इन ड्रग्स को प्रेफर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। पूरा डिस्क्राइब करना है कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, देन यूजेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्लासिफिकेशन भी पूछ रखा है, क्लासिफाई द सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। थर्ड इज गिव यूजेस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। यहाँ पे पूरा यूज देना है कि किस किस में इसे यूज करते हैं। एंड फोर्थ इज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। ओके, जो पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, उनके बारे में बताना है। एंड फिफ्थ इज गिव फार्माकोलॉजी ऑफ डी-ट्यूबरक्लाइन। डी-ट्यूबरक्लाइन इज अ नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, ठीक है, तो उसकी पूरी फार्माकोलॉजी देनी है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सब कुछ। सिक्स्थ इज क्लासिफाई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन देना है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, जो चैप्टर है एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने वाला है, इसमें कुछ सब टॉपिक्स की रिमेनिंग है जो मैं फर्दर लेक्चर में डिस्कस करूंगी आगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching this video.